स्वागत है आपका धनगढ़ केमिस्ट्री लेक्चर के अंदर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और इसके लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में डिस्कस किया था और भ्रूण और डेवलपमेंट भ्रूण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। भ्रूण क्या होता है, कैसे बनता है, और भ्रूण से आगे जाकर के बीज वो फल का निर्माण कैसे होता है, ये कंप्लीट करेंगे आज अपन। उसके पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था कि एंडोस्पर्म भ्रूण पोष कैसे बनता है, भ्रूण पोष का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये भी डिस्कस किया था। क्योंकि क्या होता है कि जब भ्रूण बनता है, भ्रूण का डेवलपमेंट दोनों बनते साथ में है, लेकिन भ्रूण का डेवलपमेंट होने से पहले आपके एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना पहले ज़रूरी होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि क्या होता है कि भ्रूण को आगे जा कर के पोषण कौन देगा, एंडोस्पर्म ही देगा ना यहाँ पे। तो भ्रूण पोष का डेवलपमेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले अपन ने भ्रूण पोष का डेवलपमेंट पढ़ लिया है, आज हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक बीजांड के अंदर, ये बीजांड है, इसके अंदर जो उसका एम्ब्रियो सेक भ्रूण कोश जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है, ये वाली सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर क्या देखा था कि लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि सेल्स के अंदर इस तरह से आठ कोशिकाओं से बना हुआ एक क्या होता है, एम्ब्रियो सेक होता है अंदर की साइड पे, जिसके अंदर ये वाली जो सेल्स होती है, ये वाली जो सेल्स होती है वो अंड कोशिका होती है। क्या होती है? अंड कोशिका। ये वाली जो सब सेंटर में जो सेल्स होती है वो क्या होती है? अंड कोशिका मानी जाती है यहाँ पे। इसके बाद ये वाली सेल्स की बात कर रही हूँ मैं, ये अंड सेल्स होती है। जब नर युग्मक पराग नलिका के द्वारा अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो उस समय क्या होता है कि अंड कोशिका से वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं और आगे जाकर के क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। तो मैं वही बात करने वाली, जो युग्मनज अपन ने कंप्लीट कर लिया था वो आगे जाकर के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे करेगा। तो यहाँ जो बात कर रही हूँ मैं वही है कि यहाँ पे जो अपन ने जायगोट बना लिया है, अब अपने पास कंप्लीट क्या बन गया है, एक जायगोट बन गया है, युग्मनज बन गया है। ये युग्मनज कंप्लीट है अपने पास। अब ये युग्मनज में क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन का सीधा अर्थ ये होता है कि समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या आधी नहीं होती है। समसूत्री यानी 2n है, तो 2n ही आगे चल के होगी इसके अंदर। तो वैसे भी आगे चल कर इसमें समसूत्री विभाजन दो सेल्स का निर्माण होता है और इन सेल्स के अंदर दो सेल्स बन गए। अब इन सेल्स को क्या कहा जाएगा, इसको तो कहा जाता है आधारी कोशिका और इसको कहा जाएगा टर्मिनल सेल्स। अब इन दोनों कोशिकाओं में क्या होता है कि जो आधारी सेल्स होती है वो तो आगे जाकर के क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है और कंटिन्यू विभाजित होकर क्या बनाती है, 6 से 10 कोशिकाएं बनाती है। उन कोशिकाओं को, अब ये कोशिकाएं आपको इस तरह से दिखेगी और आपकी जो टर्मिनल सेल्स है इसको आगे जाकर के ये क्या बनाती है, भ्रूणीय कोशिकाएं बनाती है, जिसको एम्ब्रियोनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये सबसे नीचे की ओर होती है, इनको कहा जाएगा भ्रूणीय कोशिका, भ्रूणीय कोशिका या सेल्स। अब ये जो सेल्स आपको दिख रही है यहाँ पे, इसको कहा जाता है सस्पेंसर या फिर निलंबक कोशिका, क्योंकि जो आधारी कोशिकाएं होती है वो आगे जाकर के क्या बनाती है, निलंबक सेल्स का निर्माण करती है। अब मैं यहाँ कहूँ कि निलंबक सेल्स का काम क्या होता है, तो निलंबक सेल्स का काम ये होता है कि जो ओव्यूल होता है उसको वो अंदर की ओर रखने का काम करती है। ओव्यूल यानी बीजांड को बनाए रखने का काम करती है, निलंबक सेल्स का काम ये है। अब जो भ्रूणीय सेल्स है वो आगे जाकर के क्या होना शुरू हो जाएगी, निलंबक सेल्स आगे जाकर के डिवाइड नहीं होगी, ये आगे ऐसी रहेगी कंटिन्यू। लेकिन जो क्या होती है कि भ्रूणीय सेल्स होती है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है और जब ये डिवाइड होना स्टार्ट होती है तो इसकी नीचे की ओर एक फूली हुई संरचना के रूप में क्या बनता है, ग्लोब्यूलर सेल्स का निर्माण होता है। इस तरह से गोल संरचना के रूप में क्या बनती है, ग्लोब्यूलर सेल्स बनती है। ग्लोब्यूलर सेल्स का क्या होता है, निर्माण होता है, यहाँ पे सेल्स बनना स्टार्ट होती है। तो यहाँ जो सबसे पहले क्या होगा कि भ्रूण के डेवलपमेंट में कौन सी सेल्स बनेगी, ग्लोब्यूलर सेल्स का निर्माण होगा। अब जो ग्लोब्यूलर सेल्स में वापस डिवीज़न स्टार्ट होता है और डिवीज़न होने की वजह से यहाँ पे जो सेल्स बनना स्टार्ट होती है वो कैसी होती है, हार्ट शेप बनना स्टार्ट होती है। अब अपन हार्ट शेप बना लेते हैं एक बार, इसको इस तरह से ये हार्ट शेप बनना स्टार्ट हो जाती है।
थोड़ी थोड़ी हार्ट जैसी, इसको बोल सकते हैं अपन हृदय आकृति की संरचना बनना स्टार्ट होती है, हृदय सेल्स बनना स्टार्ट हो जाती है। हार्ट शेप, इसका जो शेप होता है, जैसे दिल का जो शेप होता है वैसा बनना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे इसके अंदर चेंजेस आते हैं और इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि आगे चल कर के हार्ट शेप के बाद जो सेल्स होती है वो आगे जा कर के एक मैच्योर एम्ब्रियो का निर्माण करना स्टार्ट करती है। तो मैच्योर एम्ब्रियो कैसे बनेगा, अभी अपने पास जो हार्ट शेप वाली जो सेल्स है वो अपने पास कंप्लीट हो चुकी है, इसको अपन देख लेते हैं एक बार। ये अपने हार्ट शेप हो गई और ये निलंबक सेल्स हो गई अपने पास, ये अपने पास, ये तो हो गई अपने पास निलंबक सेल्स, निलंबक, इनको सस्पेंसर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, कोशिका। और ये सेल्स हो गई अपने हृदय आकृति की। बट अब इन सेल्स में क्या होगा, और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और एक अपने पास क्या बन जाएगा, मैच्योर क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैच्योर जो एम्ब्रियो है वो आपका किस तरह से दिखेगा, वो आगे जाकर के आपका इस तरह से दिखेगा मैच्योर एम्ब्रियो। ये मैच्योर एम्ब्रियो आपको इस तरह से दिखेगा। अब जो मैच्योर एम्ब्रियो है इसके नाम देख लेते हैं कि मैच्योर एम्ब्रियो में क्या है, क्या इसका, तो आपको ये दो दिख रहे हैं उनको कहा जाता है बीज पत्र। क्या कहा जाएगा इनको, बीज पत्र। उसके बाद ये जो आपको एक्सिस दिख रही है यहाँ पे दोनों में, इसको कहा जाता है भ्रूणीय अक्ष। क्या कहा जाता है, भ्रूणीय अक्ष। और ये जो ऊपर वाला जो भाग है इसको कहा जाता है प्रांकुर, और ये जो नीचे वाला भाग दिख रहा है इसको कहा जाता है मूलांकुर। और आपके जो ये दिख रहा है आपको ये वाला जो पार्ट है उसको कहा जाता है बीज पत्र। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस समय क्या होता है कि पहले तो सीड्स का, अभी यहाँ पे अपना सीड्स बना नहीं है, जो इसमें क्या होता है कि जो फूड का सबसे पहले फूड किसके पास होता है, सबसे ज़्यादा एंडोस्पर्म के पास होता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ एंडोस्पर्म जैसे ही भ्रूण को पोषण देता है और ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसका जो न्यूक्लियस होता है फिर उसके अंदर भ्रूण का पोषण रहता है। तो इस तरह से क्या होता है कि न्यूक्लियस और एंडोस्पर्म दोनों ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि उनके बीज पत्र, ये वाला जो भाग होता है इनको बोलते हैं बीज पत्र। इन बीज पत्र में क्या होता है, फूड स्टोर रहता है और फिर वो आगे जा करके सीड का जर्मिनेट करने में काम आता है। यहाँ पे जो बीज पत्र होते हैं वो सीड का जर्मिनेट करने में काम आते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगी, आप सोच रहे हो कि मैम किसकी बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि चने का जो सीड्स होता है, चना ही एक सीड के रूप में रहता है। तो चने का जो भाग होता है इस तरह से, आपने चने का इस तरह से दो पार्ट्स देखा होगा, ये इस तरह से। तो यहाँ पे एक छोटा सा माइक्रोपाइल छिद्र होता है इस जगह पे, और यहाँ से ये दोनों जो भाग दिख रहे हैं आपको, ये क्या कहलाते हैं, बीज पत्र कहलाते हैं। क्या होते हैं, बीज पत्र। और जब भी ये जर्मिनेट होगा, अगर इसको आपने ओपन करके इसको देखा हो आपने सीड को, तो इसके अंदर जर्मिनेट होगा तो यहाँ से और यहाँ से दो बीज पत्र निकलेंगे, इसके अंदर से दो बीज पत्र निकलेंगे, क्योंकि द्विबीज पत्री का मतलब भी यही होता है कि दो बीज पत्र का निर्माण होना। तो यहाँ से, तो इस तरह से क्या होता है कि इनमें बीज पत्र आगे जाकर के क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। और फिर जब इनमें सीड्स के अंदर डोर्मिनेंसी की जो अवस्था होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये आगे जाकर के जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही मैं बात बता रही हूँ यहाँ पे कि जो डाइकोट, आप यहाँ पर ये डाइकोट की बात करें, द्विबीज पत्री की बात करें, और एक बीज पत्री में क्या होता है, तो ये हो गया अपना द्विबीज पत्री का जो डायग्राम है वो कंप्लीट है अपने पास। लेकिन जो एक बीज पत्री होते हैं उनके अंदर क्या होता है, और थोड़ा सा इसको डायग्राम को एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। इस वाले भाग से क्या होता है, प्रांकुर से आगे जाकर के क्या बनता है, प्रांकुर से आगे चल कर के शाखा, शूट सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं, शाखा और इसका तना, और आगे जाकर के फूल फ्लावर, जो भी पूरा प्रहो का निर्माण किसके द्वारा होता है, प्रांकुर के द्वारा होता है। और जो मूलांकुर होता है इसके द्वारा क्या बनता है, आगे जाकर के मुसला जड़ या टेप रूट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको वो यही है कि ये आगे जाकर के जर्मिनेट होने का काम करते हैं, और सीड्स का इस तरह से इन दोनों में जो पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा दिखाया जाता है। माइक्रोपाइल जो छिद्र होता है वो बाद में भी सीड्स बनने के बाद भी दिखाई देता है, और उसी के द्वारा क्या होता है,
कि जितना भी जल और जो O2 होती है वो अंदर की ओर एब्जॉर्ब होती है और उसी के द्वारा फिर फूड क्या होता है, सीड्स क्या होता है, जर्मिनेट होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये तो बात हो गई इसकी। अब मोनोकोट की, तो ये किसका है, मोनोकोट, डाइकोट प्लांट का। लेकिन क्या होता है कि जो मोनोकोट होता है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से दिखता है। अब आपको जी ये पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या होती है, एक्सिस होती है, भ्रूणीय एक्सिस जिसको अपन बोल सकते हैं, भ्रूणीय अक्ष हो गया ये अपना। ये वाला पार्ट हो गया, इसको बोलेंगे बीजपत्र। जो मोनोकोट होते हैं उनके सीड्स में क्या होता है, एक ही बीजपत्र प्रेजेंट होता है, 2 बीजपत्र नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उनको मोनोकोट कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस वाले पार्ट्स में इसके ये वाला जो भाग होता है वो होता है प्रांकुर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो होता है मूलांकुर। तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके द्वारा जर्मिनेट होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि यहाँ पे इस वाले सिरे पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे मोनोकोट्स में होता है। डाइकोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मोनोकोट्स जो प्लांट है उनके अंदर क्या होता है कि नीचे की साइड पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जो उनको सेफ रखने का काम करती है। आपने देखा होगा कि जो रूट केप भी पाई जाती है, जो कि उनको उनकी दूसरी वाले सेल्स नष्ट नहीं हो, इसलिए उनको रूट केप जो होता है वो भी उनको क्या करता है, सुरक्षित रखने का काम करता है। तो ये तो बात हो गई अपनी इसकी भ्रूण कैसे बनाए। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि सीड्स का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पे तो सीड्स जो है बीज, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने के बाद जो ओव्यूल होता है वो आगे जाकर के बीज का निर्माण करता है। ओव्यूल को बीजांड के नाम से भी जानते हैं। और अपन ने नेक्स्ट वीडियो में, जब लास्ट वीडियो जो था अपना, उसमें देखा था कि जो बीज होते हैं, ओव्यूल जो होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, वो एंडोस्पर्म एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो वही बात मैं करने वाली हूँ आपसे यहाँ पे कि जो सीड्स होते हैं इसके अंदर भी 2 टाइप्स के सीड्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं भ्रूणपोषी और एक होते हैं अभ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी, अब नाम से ही आपको लग रहा होगा, कोई कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। भ्रूण अभ्रूणपोषी। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देने वाली हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल। अभ्रूणपोषी का मतलब वह भ्रूण जिसके अंदर सीड्स बनने के बाद भी एंडोस्पर्म का पाया जाना, प्रेजेंट होना, मतलब उन जिन सीड्स के अंदर, जिन बीज के अंदर भ्रूणपोष का होना, भ्रूणपोष का होना, उनको भ्रूणपोषी कहा जाता है। मतलब सीड्स बनने के बाद भी एंडोस्पर्म का बचा रहना क्या कहलाता है, भ्रूणपोषी सीड कहलाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि भ्रूणपोष कंप्लीट खत्म हो जाता है और उनका जो न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस वाला पार्ट, अब देख लो आप एक बार, ये न्यूसिलस क्या कहाँ पे है, किस तरह से है, ये क्या होता है, भ्रूणकोश होता है। ये क्या होता है, भ्रूणकोश, जिसके अंदर 8 सेल्स प्रेजेंट होती है, इस तरह से ये भ्रूणकोश होता है। और इसके बाहर की जो आपको ये दिख रहा है, ये होता है इसका न्यूसिलस। भ्रूणकोश के बाहर का जो भाग होता है वो न्यूसिलस होता है, और उसके बाद ये इसका क्या होता है, बीजांड होता है, और बीजांड के बाद क्या होती है, ओवेरी होती है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये भ्रूणकोश होता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, ये भ्रूणकोश होता है। सेकंड, ये जो आपको दिख रहा है वो न्यूसिलस है। थर्ड, आपको जी ये वाला पार्ट दिख रहा है, उसको अपन बोलेंगे बीजांड, जिसके अंदर ये सब प्रेजेंट होते हैं। और सबसे बाहर की आपको दिख रहा होगा तो इसको बोलेंगे अंडाशय। तो इस तरह से इनके पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ बात करी न्यूसिलस की, कि कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो न्यूसिलस वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपको दिख रहा है, ये न्यूसिलस है, ठीक है। और ये जो आपको अंदर जो दिख रही है वो आपका भ्रूणकोश है, जिसके अंदर से 8
तो यहाँ पे केंद्रकीय और 7 कोशिकीय पाया जाता है। तो यहाँ जो बात करें न्यूक्लियस, कुछ प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे उसको पेरिकार्प कहा जाता है, पेरिस्पर्म कहा जाता है। और पेरिस्पर्म के अंदर क्या होता है कि कुछ, जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगी, काली मिर्च है और चुकंदर है, तो बीट रूट के अंदर, इनके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस भी पाया जाता है सीड्स बनने के बाद भी। तो मैं वही बात बता रही हूँ। तो ये तो डायग्राम से मैंने आपको वापस समझाया है। वापस अपने इस पे आ जाओ। तो भ्रूणपोष का होना, बीज के अंदर भ्रूणपोष का होना भ्रूणपोषी कहलाता है, भ्रूणपोषी। अब यहाँ बात करते हैं उदाहरण के रूप में। तो उदाहरण क्या है यहाँ पे, मक्का, बाजरा, जितने भी मोनोकोट्स है, जितनी भी ग्रासेस है, जितनी भी है, वो सब क्या होती है, मोनोकोट होती है। तो यहाँ पे मक्का, बाजरा, ज्वार, गेहूँ, चावल, ये सब में क्या होता है कि इनमें भ्रूणपोष क्या होता है, बचा हुआ रहता है। इस वजह से क्या होता है, जो सीड्स अपन लेते हैं, जैसे गेहूँ है उसको, तो जो पार्ट्स अपन खाते हैं ना, वो भ्रूणपोष होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं अभ्रूणपोषी। तो अभ्रूणपोषी के अंदर आपने देखा होगा कि इस वाले पार्ट्स के अंदर अभ्रूण के नहीं, भ्रूणपोष का नहीं पाया जाना। भ्रूणपोष क्या हो जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। और ख़त्म होने के बाद वो सिर्फ क्या बचेगा, उसका भ्रूण ही रहेगा उसके अंदर। और तो उनको क्या कहा जाता है, अभ्रूणपोषी कहा जाता है। तो उदाहरण के रूप में आपने देखा होगा, तो यहाँ पे उदाहरण में आप चना, मटर, इन सब में क्या होता है कि भ्रूणपोष पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और उसका सारा जो पोषण होता है वो किसको दे दिया जाता है, बीज पत्र को दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं बना देती हूँ। आपने चने की ये मटर को 2 टुकड़ों में कर लिया आपने। तो जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, बीज पत्र होते हैं, ना कि क्या होते हैं, भ्रूणपोष नहीं होते, बीज पत्र होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म अपने पोषण को कौन खींच लेता है, बीज पत्र खींच लेता है। क्योंकि आगे जाकर के उसी को क्या करना है, पोषण को अपने पास रखना है, ताकि वो आगे जाकर के जब सीड्स डेवलपमेंट हो तो उसको वो क्या करे, उसको फूड दे और वो आगे जाकर के जर्मिनेट हो पाए। तो इस वजह से क्या होता है कि बीज पत्र के पास इनके पास पोषण होता है और इनमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म में होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे थोड़ा सा, चना मटर। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो डाइकोट्स प्लांट है उनके अंदर। तो ये हो गई बात, अपने सीड्स के बारे में बात हो गई। लेकिन सीड्स के बनने की यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी, सुप्ता अवस्था, जिसको डोरमेंसी भी कहा जाता है। क्या होता है डोरमेंसी का मतलब ये होता है कि आपने वो सारे सीड्स देखे हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है। आपके घरों में इनके सीड्स रखे हुए होते हैं, सोयाबीन है, तो ये क्या है, सीड्स है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब तक अपन इनको घर में रखते हैं तब तक तो ये जर्मिनेट नहीं होते हैं। आप इनको काफ़ी लंबे समय तक भी क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ सीड्स जैसे ही इनका अनुकूल समय आता है, या फिर अपन इनको कह सकते हैं कि सॉइल के अंदर जैसे ही अपन इनको डाल दिया तो ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। क्यों, तो इनको क्या होता है कि अनुकूल चीज़ें इनको मिलती है, सॉइल मिल गया, पानी मिल गई, तो ये क्या हो गए हैं, जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो अवस्था के अंदर जर्मिनेट होने और सीड बनने के बीच की जो अवस्था होती है उसको डोरमेंसी या सुप्त अवस्था कहा जाता है। तो जो सुप्त अवस्था होती है वो सभी सीड्स के अंदर पाई जाती है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हजारों साल तक भी ये क्या हो सकते हैं, सुप्त अवस्था में रह सकते हैं। कुछ सीड्स के अंदर कुछ सीड्स फटाफट जर्मिनेट हो जाते हैं, उनके अंदर उनका अनुकूल समय आता है तो वो फटाफट जर्मिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ मैं वही बात कर रही हूँ कि जर्मिनेशन की जो अवस्था होती है, जिसको सुप्त अवस्था के अंदर क्या होता है कि इनकी जो मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो भी क्या हो जाती है, बिल्कुल लो हो जाती है, कम हो जाती है। और इनके 10 से 15% जो वाटर है वो भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो जो डोरमेंसी वाली जो पीरियड होता है इनका बीच का, वो इसी वाले पीरियड के अंदर ये क्या करते हैं, जब इनके माइक्रोपाइल छिद्र होता है, आपने चना देखा है, चने की छोटा सा छिद्र होता है, उसको माइक्रोपाइल छिद्र या बीजांड द्वार कहा जाएगा। उस द्वार के द्वारा ही क्या होता है कि O2 और जल का अंदर की ओर प्रवेश होता है और उसकी वजह से फिर क्या होता है, जैसे ही उसको सॉइल और पानी मिलता है वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। चाहे आप किसी भी मौसम के अंदर उसको सॉइल के अंदर डाल दो और उसको पानी दे दो, वहाँ से एक नया पौधा बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो अपनी डोरमेंसी को तोड़ देगा पूरी तरह से। तो सुप्त अवस्था उसकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनकी सुप्त अवस्था काफ़ी लंबे समय तक होती है। तो मैं यहाँ कुछ सीड्स के नाम बताना चाहूँगी आपको।
कुछ सीड्स ऐसे हैं जैसे मैं 10,000 साल पहले एक आर्कटिक रीजन में, क्षेत्र में एक सीड्स मिला। तो उस सीड्स का नाम है ल्यूपिनस। एक मिनट, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक वो चलते रहते हैं और उनका डोमिनेंसी वाली जो अवस्था होती है वो कभी हटती नहीं उन सीड्स के अंदर। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो फटाफट क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं और उनके अंदर जो डोर्मेंसी वाली अवस्था होती है वो फटाफट हट जाती है, जैसे उनको अनुकूल या प्रतिकूल समय मिलता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आप यहाँ सोचना, आप सोच रहे होंगे अनुकूल प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, कि अनुकूल समय का मतलब ये होता है, यहाँ पे अनुकूल का मतलब ये होता है कि जब किसी भी सीड्स को, जब किसी भी बीज को आप उसको मृदा, मिट्टी या और पानी उपलब्ध करा दोगे तो वो अपने आप जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि गेहूं को अगर आपने डाल दिया मिट्टी के अंदर, अगर उसको आपने किसी जगह रखा है, स्टोर करके रखा है, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। वो कौन सी अवस्था में है? सुप्त अवस्था में है। लेकिन अगर आपने उसके अंदर क्या हुआ कि डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा सॉइल के अंदर डालते सी। मैं वही बात कर रही हूँ, वो अपनी डोर्मेंसी को तोड़ देता है और उसकी जो उसके अंदर जो 10 से 15% जो पानी का लॉस होता है इसके अंदर, डोर्मेंसी वाली अवस्था में पानी का लॉस, इसी वजह से सीड्स क्या हो जाते हैं, वजन में क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। गीले सीड्स के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और जो सूखे हुए सीड्स होते हैं उनके अंदर पानी की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। 10 से 15% ही पानी रह जाता है उनके अंदर। तो मैं वही बात कर रही हूँ। तो अनुकूल समय और प्रतिकूल समय का मतलब होता है जब उनको वो जो सिचुएशन उनको चाहिए, जो स्थिति उनको चाहिए वो नहीं मिलती है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। तो जर्मिनेट नहीं होंगे तो आगे जाकर के प्लांट का निर्माण नहीं होगा। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन, तो इसके अंदर नहीं हो पाता है। अब अपन बात करते हैं फ्रूट्स की। अब ये तो सीड्स की बात हो गई है और कुछ अपन ने एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात कर ली है। अब लेकिन यहाँ पे फल की बात करते हैं कि फल का निर्माण क्या होता है, फल किस टाइप के होते हैं। फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं उसके अंदर एक आता है झूठा फल जिसको फाल्स, और एक होता है ट्रू जिसको अपन बोलते हैं सत्य फल। अब मैं यहाँ बताना चाहूँगी आपको, लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था ये फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट, इसके नीचे वाले पार्ट से कुछ पेटल्स और सेपल्स निकलना स्टार्ट हुई। अब इसकी जो फूला हुआ पार्ट है, यहाँ से ये फूला हुआ पार्ट, ये जो फूला हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं थैलेमस। बीच सेंटर में जो रहता है थैलेमस। जिन फ्रूट्स के बनने में उसकी ओवेरी के अलावा, ये कौन सा पार्ट है, उसकी ओवेरी, जिन फ्रूट्स के बनने में उसकी ओवेरी पार्टिसिपेट करें और उसके साथ में उसका थैलेमस, मतलब मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कि अंडाशय प्लस थैलेमस, अंडाशय प्लस थैलेमस अगर पार्ट करते हैं तो इस प्रकार के फल को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के फल को झूठा फल या फाल्स फ्रूट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ओवेरी के साथ में उसकी और भी जो ऑर्गन्स है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो फल है इसके अंदर उदाहरण है आपका सेब। सेब के अंदर आपने देखा होगा कि जो सेब आपने अगर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इस सेंटर वाले पार्ट्स के अंदर उसके क्या होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं। जो सीड्स होते हैं और ये जो वाला पार्ट्स होता है इसका फ्रूट्स का जो ये वाला पार्ट्स होता है वो इसको खाने में काम में लिया जाता है। जो ये वाला पार्ट होता है उसका
क्या कहलाता है, थैलेमस कहलाता है। तो जो मैं वही बात कर रही हूँ यहाँ पे कि जो जूसी वाला पार्ट है वो थैलेमस है इसका। तो वही है कि थैलेमस जिसकी अंदर उसकी ओवेरी के साथ साथ उसका थैलेमस भी क्या करे, पार्टिसिपेट करे। उन फ्रूट्स को क्या कहा जाता है, झूठा फल भी कहा जाता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जिन सत्य फल के अंदर क्या होता है कि ओनली उसका कौन सा पार्ट काम करे, ओनली सिर्फ यहाँ पे अंडाशय ही पार्टिसिपेट करे उसके अंदर, अंडाशय ही के अलावा और कोई सा भी पार्ट काम नहीं करे। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं उनको कहा जाता है सत्य फल कहा जाता है। तो इन फलों में क्या होता है कि यही डिफरेंस है कि अंडाशय और जो अंडाशय थैलेमस यहाँ पे पार्ट लेते हैं, उसके अंदर भाग लेते हैं, तो उसके अंदर उसको फाल्स फ्रूट्स कहा जाता है। और अंडाशय अगर उसके अंदर ओनली अंडाशय भाग लेता है तो उसको सत्य फल कहा जाता है। तो ये तो हो गई फ्रूट्स की बात। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने पास। अब मैं आपको कुछ समझाने वाली हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। असंग जनन, जिनको एपोमिक्सी भी कहा जाता है। कुछ पार्ट्स ऐसे जिनके अंदर से एनसीईआरटी के अंदर अपने एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो क्या होता है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। असंग जनन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुभ्रूणता। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। ये अपने क्या है, बीजांड। बीजांड के अंदर क्या है, भ्रूण कोश जिसके अंदर जायगोट का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, युग्मनज। अपन बात करते हैं असंग जनन की। असंग जनन का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे पोलन ट्यूब अंड कोशिका के अंदर, यहाँ पे ये अंड कोशिका ये अंड कोशिका है, यहाँ पे ये अंड सेल से, ये वाली अंड सेल में अंदर क्या होता है, कोशिका। अंड कोशिका के अंदर जब पोलन ट्यूब पराग नली का अंदर प्रवेश करती है तो उसमें नर जो गेमेट्स होते हैं वो उसके साथ में फर्टिलाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज है, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे परागकण उसके ऊपर जाके गिरे ही नहीं, और जब वहाँ पे परागकण गिरते ही नहीं है तो पराग नली का अंदर जाएगी नहीं और नर युग्मक का मिलना संयोग होगा ही नहीं। तो अंड कोशिका से कोई सी भी सेल आकर के फर्टिलाइज नहीं करती है। तो यहाँ मैं यही बोलने वाली हूँ कि बिना निषेचन के आगे चल करके सीड्स का बनना अनिषेक अपन यहाँ बोल सकते हैं असंग जनन कहा जाता है। तो क्या होता है कि जो यहाँ की जो ये अंड सेल्स होती है, ये सेल्स क्या होती है, इसके अंदर अपने आप डेवलपमेंट होना, अपने आप समसूत्री विभाजन होने लग जाता है। और समसूत्री विभाजन होने की वजह से क्या होता है कि कोशिका युग्मनज बना लेती है, 2n यानी जायगोट बना लेती है। और जायगोट बनने के बाद उसके अंदर भ्रूण का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये भ्रूण बना लेती है तो इस अवस्था को कहा जाता है असंग जनन, मतलब बिना निषेचन के आगे जाकर के भ्रूण का निर्माण होना। यहाँ पे कोई नरयुग्मक आके अंड कोशिका से फर्टिलाइज नहीं होता है, इस अवस्था को असंग जनन कहा जाता है। लेकिन क्या होता है कि बहुभ्रूणता में इस दूसरी कंडीशन आती है अपने पास। बहुभ्रूणता में क्या होता है यहाँ पे कि सब अंड कोशिका के अलावा जो बाहर की साइड में मैंने आपको बताया था कि ये होता है न्यूसीलस। क्या होता है, न्यूसीलस, ये वाला पार्ट। तो जो न्यूसीलस वाली जो सेल्स होती है वो क्या होती है, लगातार डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है और लगातार डिवाइड होकर के उस अपनी कोशिकाओं को अंदर की ओर धकेल देती है। किसके अंदर, यहाँ पे अंदर की ओर धकेल देती है। कहाँ पे, भ्रूण कोश के अंदर। और जब ये भ्रूण कोश के अंदर की ओर चली जाती है तो वहाँ पे बहुत सारी सेल्स का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, गुच्छे बन जाते हैं। तो गुच्छे बनने की वजह से वो क्या, कोशिकाओं में डिवाइडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसको बना लेते हैं अपन एक बार। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूसीलस की जो कोशिका होती है उनके अंदर गुच्छे बनना, और ये कोशिका कैसी हो जाती है, आगे जा के समसूत्री विभाजन करना स्टार्ट कर देती है। और जब ये समसूत्री विभाजन करती है तो ये क्या बना लेती है, आगे जा के युग्मनज यानी जायगोट बना लेती है। और जायगोट आगे जा के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो बनाने की वजह से आगे जाकर के भ्रूण का निर्माण होगा। लेकिन आपको यहाँ एक बात मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे एक कोशिका नहीं बनी है, यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं बनी है। और इन कोशिकाओं की बनने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी भ्रूण बनने की वजह से इसको कहा जाता है बहुभ्रूणता। पहले एक भ्रूण बन रहा था तो उसको बहुभ्रूणता अपन ने नहीं कहा था, लेकिन यहाँ बिना निषेचन के बन रहा है, वो भी किस कोशिकाओं से, न्यूसीलस की कोशिकाओं से बन रहा है। इन कोशिकाओं में
अपने आप डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है और ये कोशिका आगे जाकर के डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है और अपनी सेल्स को अंदर की ओर, भ्रूण कोश को अंदर की ओर धकेल देती है और समसूत्री विभाजन करके ये जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण कर लेती है। और इस वजह से क्या होता है कि ये आगे जाकर के कई सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इनके अंदर बहुत सारे भ्रूण के बनने की जो क्रिया होती है उसको बहुभ्रूणता कहा जाता है। तो ये कंडीशन दो कंडीशन अपने पास अप्लाई होती है, एक तो होता है असंग जनन और एक होता है बहुभ्रूणता। तो ये कंप्लीट हो चुका है अपना, ये कुछ क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे। और एक होता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है ये भी देख लो एक बार आप, जिसको बोलते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन। क्या होगा कि सबसे अंदर की ओर अपन ने देखा है यहाँ पे ये ओव्यूल वाला पार्ट, बीजांड, और बीजांड के अंदर क्या होता है यहाँ पे जाइगोट, अंड कोशिका। अब ये अंड कोशिकाओं में कंटिन्यू विभाजन होता है, लेकिन यहाँ पे भ्रूण का निर्माण नहीं होके क्या बन जाएगा इनके पास में, बीजांड के अंदर क्या होगा, ये इस तरह से बीजांड उसके फेनिकल से लगा हुआ होता है, बीजांड व्रंत से। तो बीजांड व्रंत के अंदर जो क्या होता है कि इन कोशिकाओं में ये अपने आप आगे चल करके सेल्स का निर्माण करना स्टार्ट हो जाएगा। और बीजांड का बिना निषेचन के, बीजांड का मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बीजांड का बिना निषेचन के फल का निर्माण करना। बीजांड का बिना निषेचन के फल का निर्माण करना अनिषेक फलन कहलाता है। पार्थिनोकार्पी जिसको अपन बोल सकते हैं, तो ये मैं वही बताने वाली हूँ कि पार्थिनोकार्पी के अंदर क्या होता है कि बिना निषेचन के, कोई भी निषेचन नहीं हो रहा है, कोई मेल गेमेट्स आकर के इसको फ्यूज़ नहीं कर रहा है, और यहाँ पे बीजांड अपने आप क्या होता है कि फल का निर्माण करना स्टार्ट कर देता है यहाँ पे, तो इसको कहा जाता है पार्थिनोकार्पी। और आपको मैं इसके पहले वाला जो अपन ने पढ़ा था, इसके अंदर असंग जनन, जिसके अंदर बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियो अपन ने पढ़ा था, तो इसकी जो खोज की है वो ल्यूवेनहॉक ने की है। ल्यूवेनहॉक जिस साइंटिस्ट ने ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट ने की थी इसकी खोज बहुभ्रूणता की। और पार्थिनोकार्पी कंप्लीट हो चुका है अपना। अब स्टार्ट करने वाले हैं कुछ आउटलाइन डायग्राम के द्वारा मैं आपको पूरे चैप्टर को समझाने वाली हूँ यहाँ पे। तो आउटलाइन डायग्राम का मतलब ये है कि जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के अंदर अपन ने सब कुछ पढ़ा था, तो उसके अंदर किस तरह से आउटलाइन के द्वारा अपन पूरी थ्योरी कैसे याद कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है, क्योंकि बायो के अंदर अगर अपन आउटलाइन डायग्राम के द्वारा अपन याद नहीं करते हैं तो पूरी थ्योरेटिकल को याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं वही बताने वाली हूँ आपको। अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में, जो भी जितना अपन ने पढ़ा है अभी तक उसको रिवाइज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या बनते हैं, फ्लावर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फ्लावर बनना इनका एक बहुत ही अच्छा लक्षण होता है एंजियोस्पर्म का। इनके अंदर जब फ्लावर बनते हैं तो उसके अंदर कार्पल वाला जो भाग होता है, कार्पल का मतलब क्या होता है, उसका मेल पार्ट के अंदर उसका कंप्लीट, इसका वर्तिकाग्र, वर्तिका और उसका अंडाशय, इसको क्या कहा जाता है, कार्पल कहा जाता है, यानी अंड कहा जाता है। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, अंड बोल सकते हैं, अंडप। अब अंडप को दूसरा नाम से अपन बोले तो इसको बोलेंगे मेगा स्पेरोफिल, ठीक है। और इसी प्रकार से जो स्टेमन होता है, इसके अंदर इसका पुंकेसर और प्लस इसका पूतंतु, दोनों को मिला के कहा जाता है स्टेमन कहा जाता है, जो कि मेल पार्ट होता है, जो कि नर पार्ट होता है। अब इसको क्या कहा जाएगा, माइक्रो स्पेरोफिल। माइक्रो का मतलब लघु, मेगा का मतलब गुरु। अब इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल का निर्माण होता है। आपने देखा था कि इस जगह पे क्या बनता है, ओव्यूल बनता है। उसको क्या कहा जाता है, बीजांड।
बीजांड, इसको कंप्लीट बोलेंगे अपन। बीजांड की संरचना को क्या कहेंगे? मेगास्पोरेंजियम। बीजांड को क्या कहेंगे? मेगास्पोरेंजियम। और जो नर पार्ट है उसके अंदर जो पोलन सेक बनाया था अपन ने, इस तरह से पोलन सेक बनाए थे जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स का निर्माण किया था। तो जो पोलन सेक होता है इसको क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। अब क्या होता है कि आगे चल करके मेगास्पोरेंजियम के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे? मेगास्पोर मदर सेल्स। उन्हीं सेल्स के अंदर क्या होती है? मेगास्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है। मदर सेल्स के द्वारा ही आगे चल करके क्या बनते हैं? मेगास्पोर बनते हैं। उसी प्रकार से माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको अपन बोल सकते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका बोल सकते हैं अपन यहाँ पे। अब इन मदर सेल्स के अंदर की जो कोशिकाएं होती है उनको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे 2 मिनट। अब बात हो गई अपनी मेगास्पोर मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की बात हो गई। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आगे जाकर के क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स स्पोर बनाएगी, जिसको बोलेंगे लघु बीजाणु। और आगे चल और मेगा स्पोर मदर सेल्स आगे जाकर क्या बनाएगी? मेगा स्पोर, जिसको बोलेंगे अपन गुरु बीजाणु। क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु। और इनको बोलेंगे लघु बीजाणु। अब क्या होगा कि मैं आगे जाकर के गुरु बीजाणु फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक बनेगा इसके अंदर, एम्ब्रियोसेक के अंदर, और ये मेल गेमेटोफाइट कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें क्या होगा कि लास्ट में अपन ने देखा था कि जो मेल पार्ट है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 मेल गेमेट का निर्माण होता है, 1 मियोसिस 2 माइटोसिस के द्वारा। लास्ट अपन ने पढ़ा था। तो मेल गेमेट के अंदर क्या होगा? 2, यहाँ पे अपन ने देखा था कि ये पोलन ग्रेन्स थे, उसके अंदर क्या होता है कि 2 मेल गेमिट्स का निर्माण होता है और फिर आगे जाकर के पोलन ट्यूब का निर्माण होता है यहाँ पे। तो 2 मेल गेमिट्स का निर्माण होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि अपन ने देखा था इसके अंदर 8 कोशिकी होती है, कोशिका, जिसके अंदर 1 अंड कोशिका, 2 ध्रुवीय कोशिका और 1 एंटीपोडियल कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। तो उन्हीं कोशिकाओं से एक नर युग्मक क्या करता है? एक मेल गेमिट्स, फीमेल गेमिट्स और ओफियोस्पोर या एग का निर्माण करता है यहाँ पे। तो जो फर्स्ट वाला होता है, अब यहाँ पे समझना आप कि जो फर्स्ट न्यूक्लियस होता है वो तो फर्टिलाइज करेगा। फर्स्ट वाला जो न्यूक्लियस है वो फर्टिलाइज कर रहा है यहाँ पे, इसको कहा जाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी कहा जाता है। जो फर्स्ट वाला न्यूक्लियस, फर्स्ट वाला मेल गेमिट, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला मेल गेमिट्स यहाँ है। फर्स्ट वाला ने क्या कर लिया? फर्टिलाइज कर लिया। किसके साथ? अंड कोशिका के साथ में, एक कोशिका के साथ में क्या कर लिया? फर्टिलाइज कर लिया। क्या बनाया इसने? जाइगोट का निर्माण कंप्लीट कर लिया। जाइगोट कंप्लीट हो गया, जिसको युग्मनज कहा है। दूसरा जो इसको यहाँ पे ही क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन। सेकंड है कि दूसरा जो मेल गेमिट्स है, सेकंड मेल गेमिट्स, वो आगे जाकर के किससे? उसकी जो ये ध्रुवीय कोशिकाएं होती है उनके साथ में क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। और इस प्रकार से क्या बनता है? यहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है। ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि 3N सेल्स बनेगी। यहाँ पे बोलेंगे अपन PAN, या फिर बोल सकते हैं प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बोल सकते हैं, यहाँ पे बन जाती है। इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन भी बोला जाता है, त्रिसंलयन बोला जाता है। तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अभी आगे जाकर के त्रिसंलयन वाली जो कोशिकाएं वो PNN, जिसको एंडोस्पर्म का क्या करती है? वो निर्माण करती है यहाँ पे। अब एंडोस्पर्म का निर्माण होने के बाद वापस जो युग्मनज होता है यहाँ पे जाइगोट बन गया अपने पास। आगे जाकर के क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बनने के बाद क्या बनेगा? सीड्स बनेगा। और सीड्स बनने के बाद जब सीड्स को अपन जर्मिनेट करेंगे, जब उसको अनुकूल अवस्थाएं देंगे तो वापस वो जर्मिनेट हो जाएगा और एक नए न्यू प्लांट का अपने पास फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गई अपने फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। ये कंप्लीटली आउटलाइन के द्वारा मैंने आपको समझा दिया है और आउटलाइन के द्वारा अपन पूरी थ्योरी को भी बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो बायो के अंदर यही है कि अपन किसी भी चीज़ को स्ट्रेस ना लेते हुए उसको बहुत ईजी वे में आउटलाइन बनाकर अपन उसको याद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और डायग्राम जितना अच्छा होगा उतना बेस्ट होगा। डायग्राम जितने अच्छे से आप समझोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। थैंक यू।